सो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही आसान सा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, सो डाइपोल मोमेंट हमारे पास हो गया। अगर मैं डाइपोल मोमेंट की बात करूं तो डाइपोल मोमेंट हो गया चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये हो गई हमारी डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास डायग्राम में क्या गिवन है, चार्ज गिवन है -5 एंड +5। ठीक है, डिस्टेंस ये 3 और 4 गिवन है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये 5 मीटर हो जाएगी, आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, सो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट हो जाएगा मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं सिर्फ, तो वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा चार्ज यानी कि 5, डिस्टेंस भी 5 है यानी कि 25 कूलम। अब जल्दी से डायरेक्शन और बता दो, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी नेगेटिव से पॉजिटिव यानी कि सी बी वेक्टर के अलोंग। ठीक है, सो आपका फाइनल आंसर आ गया 25 मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन अलोंग सी बी। ऑप्शन चेक किया जाए सो ऑप्शन डी में गिवन है यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे हमारे पास 3 चार्जेस गिवन है, 2 पॉजिटिव चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड 10 है और जो नेगेटिव चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड है -20। ठीक है, यानी कि 2 डाइपोल यहाँ पे हम फॉर्म कर सकते हैं अलग अलग। ठीक है, -20 को अगर मैं -10 लिखूं तो -10 को इसके साथ कंबाइन करो, एक -10 इसके साथ, यानी कि 2 डाइपोल मोमेंट अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, पूछा क्या है, पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है ऑफ द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द गिवन सिस्टम। इसका नेट डाइपोल मोमेंट हमें कैलकुलेट कर। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है कि कितना चार्ज है उस पर। जब भी कोई भी एक सिस्टम है जो कि नेट चार्ज अगर सिस्टम पे 0 है, नेट चार्ज देखो 0 है, प्लस क्यू माइनस क्यू, सो जो क्यू चार्ज है उसको अगर मैं दोनों के बीच की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरा नेट डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा, और उसकी डायरेक्शन कहां होगी, डायरेक्शन होगी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, ठीक है, सो ये तो आ गया हमारा डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। अब जैसे मैंने बताया कि 2 डाइपोल फॉर्म कर सकते हैं, P1 P2, इनकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, वैल्यूज हो जाएगी चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम यानी कि Q इंटू 2L। Q की वैल्यू हो गई 10, तो दोनों के लिए P1 P2 दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम हो जाएगा, चार्ज है 10 और डिस्टेंस है 4 यानी कि 40 कूलम मीटर। अब इन दोनों को वेक्टोरियली ऐड कर लो, तो वेक्टोरियल ऐड करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं √P1² प्लस P2² प्लस 2P1 P2 कोस थीटा। ठीक है, सो P नेट का मैग्नीट्यूड आ गया यहां से हमारे पास 40² P1² प्लस P2² प्लस 2 P1 P2 कोस ऑफ थीटा, और थीटा कितना गिवन है, थीटा गिवन है 60 डिग्री। सो ये क्या हो गया 40² कॉमन यानी कि बाहर आ गया 40, कोस 60 हो गया 1/2, तो ये कैंसिल हो गया, अंदर क्या बच गया 1 + 1 + 1 यानी कि √3, और इसको अगर अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करते हो तो ये आएगा 69 कूलम मीटर। ठीक है, एक तो ऐसे कर सकते हो, और एक और कैसे कर सकते हो कि आप दोनों जो पॉजिटिव चार्ज है इनको कंबाइन करके एक चार्ज बना लो, यानी कि सेंटर ऑफ चार्ज यहाँ पे आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे +20 कूलम्स हो गया, और अब इन दोनों को हमने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, सो नेट डाइपोल मोमेंट आपका अब क्या बन गया, 2 चार्ज बच गए सिर्फ, तो नेट डाइपोल मोमेंट ये हो गया। तो यहाँ से भी कैलकुलेट करोगे तो वही आएगा, नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, चार्ज हो गया 20, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, डिस्टेंस ये एंगल हो गया 30, अगर ये 4 है तो वो क्या हो जाएगा 4 cos 30, 4 cos 30, सो ये क्या हो गया, ये हो गया 80 √3/2, सो ये कैंसिल अगेन 40 √3। सो जैसे भी करो आंसर सेम आएगा, डायरेक्शन भी आपकी सेम आएगी। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन आंसर चेक किया जाए, आंसर 69.3 आएगा टू बी एग्जैक्ट, और ऑप्शन अगर चेक किया जाए सो ऑप्शन बी यहां पे हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सो यहां पे हमारे पास एक सवाल है जिसमें हमें नेट डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है, और इसको देखते ही दिमाग में एक चीज आती है कि डाइपोल मोमेंट के लिए मुझे 2 चार्ज चाहिए, बट यहाँ पे सिर्फ एक सेमी सर्कुलर रिंग गिवन है, तो मैं डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं। तो एक सेमी सर्कुलर रिंग है, बट इसमें दिक्कत यह है कि इसका जो लैम्डा है वो वेरिएबल, लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, लैम्डा है लैम्डा नोड इंटू कोस ऑफ थीटा। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो जब मैं थीटा की वैल्यू 0 से 90 पुट करूंगा तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी,
और अगर मैं 90 से 180 पुट करता हूं तो वैल्यू आएगी नेगेटिव। इनकी एक्चुअल में ये एक रिंग नहीं है, ये दो अलग अलग रिंग है। लेफ्ट साइड में मैं बात करूं तो उस पर चार्ज डेंसिटी जो है वो नेगेटिव है, और पॉजिटिव साइड में जो चार्ज डेंसिटी है वो पॉजिटिव प्लस है। सॉरी, राइट साइड में जो चार्ज डेंसिटी है वो है प्लस। ठीक है, तो दो चार्ज मिल गए आपको। अब आराम से डाइपोल फॉर्म कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसका नेट डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट डाइपोल मोमेंट ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि ये थीटा हो गया हमारा, तो ऐसे ही नेगेटिव एक्स एक्सिस से भी मैं एक थीटा मान सकता हूं। तो दोनों साइड थीटा पे डी थीटा का एक एलिमेंट लूंगा, और उस डी थीटा के एलिमेंट पे जो चार्ज आएगा वो इक्वल आएगा, सिर्फ उसका साइन अपोजिट आएगा, क्योंकि कोस थीटा और कोस 180 माइनस थीटा का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, बस साइन का फर्क आएगा। ठीक है ना? ठीक है, तो जो बोला वो अभी कर देते हैं। तो ये थीटा, दोनों साइड थीटा लिया, एक डी थीटा का एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट पे कितना चार्ज हो गया? प्लस क्यू, और इस एलिमेंट की लेंथ कितनी हो गई? लेंथ हो गई आर इंटू थीटा। ऐसे ही जो लेफ्ट साइड में इस पे माइनस क्यू हो गया, लेंथ सेम रहेगी आर इंटू डी थीटा। सो डी क्यू कितना हो गया? यहां से क्या आप डी क्यू लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। डी क्यू हो गया लैम्डा नोड कोस थीटा इंटू आर डी थीटा। ठीक है, लैम्डा इंटू एल डी एल। ठीक है, सो डी क्यू आ गया, तो अब हम डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं। डाइपोल मोमेंट मैं बोल रहा हूं अभी डीपी। डीपी क्या हो जाएगा? डी क्यू इंटू टू एल, जो उनके बीच की डिस्टेंस है। सो वैल्यूज पुट करो तो यहां से डीपी कितना हो गया? डीपी हो गया लैम्डा नोड कोस थीटा आर डी थीटा, और ये जो डिस्टेंस है टोटल, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? ये अगर मैं बोल रहा हूं आर है, तो इसको प्रोजेक्ट किया हमने नीचे, एक्स्ट्रा जो जो है वो सब ब्लू में हो गया। चलो इसको अलग से कर देते हैं। अगर मैं इसको नीचे प्रोजेक्ट करता हूं तो ये होगी आर। सो ये क्या आ गया? ये आ गया आर कोस थीटा। ठीक है, तो ये पुट कर दो यहाँ पे। डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस हो गया 2r कोस ऑफ थीटा। डीपी कांस्टेंट क्या क्या है? कांस्टेंट है हमारे पास 2 है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, लैम्डा नोड कांस्टेंट है, अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकता। कोस थीटा को इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 2 थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 2 थीटा में कन्वर्ट कर लो। सो ये क्या हो गया? डीपी हो गया आपका 2r स्क्वायर लैम्डा नोड, और कोस को चेंज किया तो ये बन गया कोस 2 थीटा, कोस ऑफ 2 थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू डी थीटा। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां तक होगी? इंटीग्रेशन की लिमिट होगी 0 से π/2। ठीक है, सो अगर इसको इंटीग्रेट करें तो लेफ्ट साइड में बन गया p, राइट साइड में कांस्टेंट है आर स्क्वायर लैम्डा नोड, कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो गया साइन 2 थीटा बाई 2, और 1 का इंटीग्रेशन हो गया थीटा, लिमिट्स हो गई 0 से π/2। अब अगर साइन 2 थीटा में π/2 पुट करोगे तो क्या बनेगा? साइन पाई यानी कि 0, और साइन में 0 पुट करोगे तो भी 0 आएगा। तो साइन वाली टर्म तो चली गई, सिर्फ क्या बच गया? थीटा बच गया। यानी कि आपका नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ गया? आर स्क्वायर लैम्डा नोड π/2, जो कि आपका आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, ठीक है, तो आंसर चेक किया जाए। आंसर हमारा बिल्कुल सही है, और ऑप्शन बी अगर हम चेक करें तो ऑप्शन बी में गिवन है, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। सो यहां पे हमारे पास सवाल क्या गिवन है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और हमें एक रैंडम तो नहीं है, पॉइंट पी गिवन है जो कि नेगेटिव चार्ज से 3 मीटर की डिस्टेंस पे, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ठीक है। अब क्योंकि ये एक्सियल पॉइंट है, तो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? सर हमने एक्सियल पॉइंट पे पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2kp/x³। और यही आपने गलती कर दी। ये फॉर्मूला कब अप्लीकेबल होता है? इस फॉर्मूले के लिए हमने कुछ अप्रोक्सीमेशन किया था, याद है? जब फॉर्मूला ड्राइव किया था तो कुछ अप्रोक्सीमेट किया था। क्या अप्रोक्सीमेशन था? अप्रोक्सीमेशन ये था x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l। और क्या ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है? ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? x की वैल्यू यहाँ पे हो गई 5, और l की वैल्यू है 2। ये दोनों
मतलब इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, 5 के कंपैरिजन में 2 को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इससे पिछले वाले स्टेप पे चले जाओ। पहले वाले स्टेप पे फॉर्मूला क्या था? पहले वाले स्टेप पे हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा, 2kpx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले में अगर आप वैल्यूज पुट करोगे तो आपका आंसर एकदम सही आएगा। सो ये हो गया 2, के की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, पी की वैल्यू हो गई 20, ये क्यू हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2l यानी कि 4 इंटू एक्स की वैल्यू 5 है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, 10 टू दी पावर 9 से 10 टू दी पावर 9 कैंसिल हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया ई एक्सियल मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू कितना आ गया, यहां से हमारे पास आ गया, ये हो गया 10 200 800 इंटू 9 डिवाइड बाई 21 इंटू 21, और 9 से अगर कैंसिल करोगे तो ये हो गया 7 यानी कि 800 बाई 49 न्यूटन पर कूलम। और अगर इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करो तो 49 को 50 मान लो, 50 मान लोगी तो एक तो जीरो कैंसिल हो गया, 80 बाई 5 यानी कि नियरली जो आपका आंसर है वो 16 आना चाहिए। ठीक है, 16 से हल्का सा ज्यादा क्योंकि वो 49 है, तो 16.1 या 16.2 जहां भी आपको ऑप्शन में मिल जाए उसको टिक कर दो। आंसर चेक किया जाए, करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? करेक्ट आंसर आना चाहिए 16.3। ठीक है, ऑप्शन में क्या गिवन है? ऑप्शन में गिवन है 16.3 यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। सो यहां पे हमसे पूछा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट पॉइंट पी, और पॉइंट पी जो है वो डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे दिया हुआ है। ठीक है, अब इक्वेटोरियल अगर लाइन पे दिया हुआ है तो इक्वेटोरियल लाइन के लिए हमें फॉर्मूला डायरेक्ट पता है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हमारा हो जाएगा सर के पी डिवाइड बाई एक्स क्यूब, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो क्या ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई कर सकते हैं? इस फॉर्मूले के लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन है x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एज कंपेयर टू l, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास गिवन है 4 mm, और l की वैल्यू जो है वो 3 mm। तो ये तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गया ना, तो ये क्या हो गया? ये यहाँ पे वैलिड नहीं हो रहा। यहाँ पे वैलिड नहीं हो रहा तो क्या करोगे? इससे एक पहले स्टेप पे जो फॉर्मूला था वो याद करो, या तो आप डायरेक्ट दोनों की वजह से लिखो, उसका कोस कंपोनेंट लेके उसको सिंपलीफाई कर सकते हो, या फिर अगर आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो फॉर्मूला भी पुट कर सकते हो। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला आपका हो जाएगा के पी डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, वाई मतलब ये जो डिस्टेंस है आप जिसको हमने एक्स कंसिडर किया, प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। और एल क्या है ये ध्यान रखना है, एल सिर्फ हाफ डिस्टेंस है। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करो, सो ये हो जाएगा के 9 इंटू 10 टू द पावर 9, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू इंटू 2l, क्यू की वैल्यू है 10 इंटू 10 टू द पावर -6, और 2l हमारा हो गया 6 बट mm में है, सो 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाई वाई स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब ये mm में था तो क्या आ जाएगा? उसको मीटर में चेंज करोगे तो 10 टू द पावर -3 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सो 10 टू द पावर -3 -6 एंड +9 ये कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया? ये हो गया 5 स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 5 बचेगा 5 क्यूब। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो गया 9 इंटू 10 इंटू 6 डिवाइड बाई 5 5 5, एक 5 से कैंसिल हो गया, यानी कि कितना आ गया? ये आ जाएगा 9 ऊपर जाके हो गया 10 टू द पावर 9, यानी कि ये आएगा 108 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइड बाई 25, और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? 25 408, सो 4.3 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर कूलम हमारा आंसर आ रहा है ये। ठीक है, अब ऑप्शन चेक किया जाए, पहले आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर बिल्कुल सही है हमारा, न्यूटन पर कूलम में 10 टू द पावर 9 है, और ऑप्शन डी में गिवन है, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। सो यहां पे हमारे पास दो डाइपोल्स गिवन है। पहला जो डाइपोल है उसका डाइपोल मोमेंट अगर मैं P अज्यूम करता हूं, P गिवन है, तो दूसरे का जो है वो 27 टाइम्स ऑफ P हो गया। ठीक है, और दोनों इस तरह से अलाइन है। अब बोल रहे कि एक पॉइंट O है और यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है।
सो हमें फाइंड आउट करना है कि पॉइंट ओ जो है वो फर्स्ट डाइपोल से कितनी डिस्टेंस पे, ठीक है। यानी कि अगर मैं सेंटर से डिस्टेंस इसको आर बोलता हूं तो आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। कैसे फाइंड आउट करोगे कि अगर मैं फर्स्ट डाइपोल की वजह से देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो राइट में होगा और सेकेंड डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर कर दो तो आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, सवाल समझ में आ गया। अब सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट बचा है हमारे लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है जो कि होता है E = 2kp/x³। इसको मैं R कंसिडर कर रहा हूं तो ये कितना हो गया, ये हो गया 8 - R और यूनिट्स जो है वो आएगी सेंटीमीटर में। ठीक है, ठीक है। सो हमें करना है E1 = E2। E1 की वैल्यू हो जाएगी 2kp/r³। इसको मैं उसमें चेंज एसआई में चेंज नहीं कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि दोनों को इक्वल करना है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी हमें अभी के लिए। अगर वैल्यू निकालनी होती तो हम टेंशन लेते। तो ये हो गया 27p डिवाइड बाई डिस्टेंस हो गया 8 - r⁻³ सो 2k से 2k कैंसिल हो गया, एक p से एक p भी कैंसिल हो गया। यहां से हमारे पास आ गया 8 - r डिवाइड बाई r⁻³ इज इक्वल टू 27। पावर 3 को इधर भेज दो, ये हो गया 1/3 यानी कि ओनली 3। ठीक है, सो ये बन गया हमारे पास 8 - r -1 इज इक्वल टू 3। -1 को इधर भेज दो, +1, सो ये हो गया 4। इसका मतलब क्या आ गया, r इज इक्वल टू 8/4 यानी कि 2। और यूनिट्स क्या आएंगी, यूनिट्स आएगी सेंटीमीटर। ठीक है, आर की वैल्यू आ गई जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी। फाइनल आंसर बिल्कुल सही है हमारा। और ऑप्शन अगर चेक किया जाए तो ऑप्शन ए में ही गिवन है, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। यहां पे हमारे पास एक डाइपोल गिवन है जिसका डाइपोल मूवमेंट गिवन है पी वेक्टर, और वो डाइपोल जो है वो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री पे अलाइन है। अब एक पॉइंट है वाई एक्सिस पे 0, y जिसके कोऑर्डिनेट्स है। यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, अब ना तो ये एक्सियल पॉइंट है ना इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो इसको दोनों बना लो, एक्सियल भी बना लो इक्वेटोरियल भी। मतलब डाइपोल को ब्रेक डाउन कर लो, एक एक्स में एक वाई में, सिंपल। ठीक है ना, ठीक है। सो सबसे पहले डाइपोल को ब्रेक डाउन करते हैं। ये डाइपोल ब्रेक हो गया एक्स और वाई में। अब x की वजह से क्या हो गया, x की वजह से पॉइंट P जो है वो इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो क्या हो गई, उसके अपोजिट हो गई। और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा kp/y³। यानी कि इस डिस्टेंस को अगर हम, जो कि गिवन है, मतलब हम क्या बोल रहे हैं, y गिवन है तो ये y हो गया। ठीक है, अब जो py है इसके लिए पॉइंट P क्या है, इसके लिए पॉइंट P एक एक्सियल पॉइंट है, और एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 2kp/y³। ठीक है, यह गया 2kp/y³, डायरेक्शन हो गई -j। ठीक है, अब क्या करो, अब दोनों को ऐड कर दो वेक्टोरियली। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारा दोनों का एडिशन, और दोनों का अगर हम ऐड करते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या आ गया, k/y³ कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस भी कॉमन ले लो। सो ये हो गया k/y³, अंदर बच गया px i कैप। सो px की वैल्यू है p/√2 i कैप, प्लस यहां पे है 2py यानी कि 2p/√2 j कैप। अब p और √2 इसको भी कॉमन निकालो और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो हमने p को भी कॉमन ले लिया, √2 को भी कॉमन ले लिया, y³ अंदर बच गया i कैप प्लस 2 j कैप, और ये आपका आ गया फाइनल आंसर। आंसर चेक करो, आंसर हमारा बिल्कुल सही है, इन्होंने सिर्फ माइनस को अंदर ट्रांसफर किया। ठीक है, ठीक है। और ऑप्शन चेक करो तो ऑप्शन डी में गिवन है, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। सो यहां पे हमारे पास एक पेंटागन गिवन है, और उस पे 4 कॉर्नर्स पे हमने 4 चार्जेस अरेंज किए। अब बोल रहा है कि इन चारों चार्जेस की मदद से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सेंटर पे, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका एक तो नॉर्मल सिंपल तरीका यह है कि आप चारों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो, उसका वेक्टर एडिशन करो और उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो। बट ये जो मेथड है आपका, ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा। कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लिखा, ये हो गया,
फिर इसकी वजह से फाइंड आउट करो, इसकी वजह से फाइंड आउट करो, इसकी वजह से, और सबका रिजल्टेंट फाइंड आउट करो, तो आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सो हमें ऐसे नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि ई जो पॉइंट है इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, बट मैं ये बोल रहा हूं कि अभी के लिए मान लो कि इस पे एक प्लस क्यू चार्ज है, मान लेते हैं। ठीक है, अगर प्लस क्यू चार्ज है तो जो पांचों चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी कि हर एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा, और जो पूरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो जीरो आ जाएगा। ठीक है, कैसे जीरो आ जाएगा, देखो अगर हमारे पास n नंबर ऑफ वेक्टर्स है, सभी का मैग्नीट्यूड इक्वल है और सभी के बीच में जो एंगल है वो भी इक्वल है। ठीक है, n नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक वेक्टर्स, सभी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और दूसरी बात सभी के बीच में एंगल भी इक्वल है। यहां पे देखो सभी के बीच में एंगल जो है वो अल्फा है। ठीक है, तो इन सब का नेट जो आएगा वो जीरो आएगा, यानी कि ई नेट विल कम आउट टू बी जीरो। ठीक है, ये बात याद रखनी। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर इन वेक्टर्स को मैंने एक पॉलीगन में अरेंज किया तो वो एक क्लोज पॉलीगन बना लेगा, और क्लोज पॉलीगन बना लेगा उसका मतलब है कि नेट इलेक्ट्रिक जो नेट रिजल्टेंट वेक्टर हमारा आएगा उसका मैग्नीट्यूड जीरो आएगा। ठीक है, ठीक है, अभी यही अप्लाई करते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो जैसा मैंने बोला था कि यहाँ पे मान लो कि एक माइनस क्यू सॉरी प्लस क्यू चार्ज आ गया। ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज आ गया। अब हर एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ए की वजह से आ गया ई ए, ऐसे बी की वजह से आ गया ई बी, सी की वजह से ई सी आ गया, डी की वजह से आ गया, और ई की वजह से। तो क्या इन सभी का नेट अभी के लिए, अभी जो आपको डायग्राम दिख रहा है इसमें क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, बट ई पे तो हमारा चार्ज नहीं था, तो ई पे चार्ज नहीं था तो मैं क्या कर रहा हूं, एक प्लस क्यू रखा, उसी के साथ मैंने एक माइनस क्यू रख दिया, तो नेट चार्ज कितना हो गया? नेट चार्ज जीरो हो गया ई पे। सही है ना, एक प्लस क्यू रख दिया, एक माइनस क्यू रख दिया, तो नेट जीरो हो गया। अब सिर्फ प्लस क्यू की वजह से अगर मैं रखता हूं सिर्फ प्लस क्यू, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा जीरो आ रहा है। अब माइनस क्यू और रखूंगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? सिर्फ माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक है, ठीक है, सो मैं इसको बोल रहा हूं ई डैश नेट। सो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिर्फ माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, के क्यू स्क्वायर बाई सॉरी के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होगी ओ ई की डायरेक्शन। अगर इस पॉइंट को ओ बोल देता हूं सो उसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स ओ ई, या फिर लिख सकते हैं ओ ई वेक्टर, अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर में सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा गया था, तो ये हो गया ओ ई ए स्क्वायर। ठीक है, साइड ए अगर गिवन है तो यहां पे हम लिख सकते हैं ये हो गया ए स्क्वायर, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये हो गया हमारा ई वेक्टर जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शन चेक किया जाए। सो ऑप्शन हमारे पास गिवन है, ऑप्शन ए में गिवन है, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। सो यहां पे हमारे पास एक रोड है जिसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो वेरिएबल है, बट वो क्या है कि L0 से L/2 की अगर मैं बात करूं तो वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा नोड इंटू एक्स, और L/2 से L के लिए उसकी वैल्यू है लैम्डा नोड इंटू एक्स स्क्वायर, और हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है कि टोटल चार्ज कितना होगा। तो इसको दो अलग अलग रोड्स की तरह कंसीडर करो, ए से बी इंटीग्रेट करो, फिर बी से सी इंटीग्रेट करो। ठीक है, ठीक है, तो इंटीग्रेट कर देते हैं फटाफट। सो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज के लिए दोनों को हम ऐड कर देंगे। सो टोटल चार्ज यहां से हमारे पास क्या आएगा कि 0 से L/2 में लैम्डा नोड एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, प्लस L/2 से L में हम इंटीग्रेट करेंगे लैम्डा नोड एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट किया तो ये हो गया लैम्डा नोड एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, वैल्यूज पुट करोगे तो ये हो गया L स्क्वायर बाई 8 और 0, प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, वैल्यूज पुट किया तो ये हो गया L क्यूब बाई 3, माइनस ये हो गया L क्यूब, 2 का क्यूब 8 और 3 नीचे है यानी कि 24। ठीक है, अब जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकालो। सो लैम्डा नोड L स्क्वायर कॉमन, नीचे 24, और अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो ये आएगा 3 प्लस 7L। ठीक है, आंसर चेक करो, बिल्कुल सही है, 3 प्लस 7L क्यूब।
अब ऑप्शन भी मैच कर लेते हैं। सो ऑप्शन यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन ए मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। सो यहाँ पे हमारे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है, बट वो रिंग जो है वो ग्लास की है। ये क्यों मेंशन है यहाँ पे? ग्लास की इसलिए मेंशन है कि ग्लास जो है वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, और उस पे अगर आप कोई चार्ज देते हो तो वो उस रिंग पे रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, जहां पे आपने चार्ज दिया है वो वहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो हमने अपर हाफ में प्लस क्यू चार्ज दिया और लोअर हाफ में माइनस क्यू चार्ज दिया। ठीक है, नेट चार्ज 0 है, बट अपर हाफ में प्लस क्यू रहेगा, लोअर हाफ में माइनस क्यू रहेगा ग्लास रोड। ठीक है, अब पूछा है कि पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आसान क्वेश्चन है, दोनों की वजह से इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो आप, सेंटर पे कितना होगा और उन दोनों का वेक्टराइजेशन कर दो। ठीक है, सो अगर मैं बात करता हूं पहले अपर हाफ की वजह से, सो अपर हाफ एक क्वार्टर रिंग है, क्वार्टर रिंग है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल बीचों बीच होगा, यानी कि कुछ ऐसा होगा, इसको बोला मैंने E1। ठीक है, अब जो नेगेटिव आर्क है उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से भी 45 डिग्री के एंगल पे होगा, बट टुवर्ड्स द आर्क होगा। सो ये हो गया E2। अब E1 E2 की वैल्यू क्या होगी, E1 E2 की वैल्यू दोनों की सेम होगी, क्योंकि चार्ज तो सेम है, वो क्या हो जाएगा √2 के लैम्डा बाई आर। दोनों पे चार्ज सेम है और रेडियस भी सेम है। ठीक है, तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो गया। अभी देखो ये एंगल है 45, ये एंगल भी 45, तो अगर मैं इन दोनों के कंपोनेंट करता हूं तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो ऐड हो जाएगा, वो 2 टाइम्स हो जाएगा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होंगे वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बच गया हमारे पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच गया 2E1 cos 45 डिग्री। ठीक है, अब सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, वैल्यूज पुट कर दो। सो ये आ गया 2√2 के, लैम्डा नहीं गिवन है, लैम्डा भी फाइंड आउट कर लेंगे, आर लैम्डा क्या होगा, लैम्डा होगा चार्ज हमने दिया था Q, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, पेरिफेरल कितनी है, क्वार्टर रिंग है तो पेरिफेरल हो गया पाई आर बाई 2। ठीक है, सो ये हो गया पाई आर बाई 2 इंटू कोस 45, यानी कि 1/√2। सो √2 से √2 कैंसिल हो गया। ठीक है, के को लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या आ गया ये आ गया 4Q डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर, और के की वैल्यू आ गई 4 पाई एप्सिलॉन। सो फाइनली आपका जो आंसर आना चाहिए वो आएगा Q पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एप्सिलॉन। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। आंसर मैच कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन भी मैच कर लेते हैं। सो ऑप्शन ए में यहाँ पे गिवन है, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम।